हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य इग्नू। इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं BPAG 171 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पर एनालाइज किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होगा। कुछ भी पूछना है आपको तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और ये जो हमारा ग्रुप है इग्नू वाले बच्चों का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसके बाद जो है हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके पेपर में जो है इन सभी क्वेश्चंस के आने की संभावना जो है वो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपदा को परिभाषित कीजिए और प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आपदा को परिभाषित करना है, आपदा के बारे में बताना है कि आपदा क्या होता है, उसकी परिभाषा देनी है। ठीक है, और उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के अलग अलग प्रकारों के बारे में जो है यहाँ पर वो पूछा गया है, तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इसे यहाँ पर परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो आपदा को मूल फ्रेंच शब्द डिजास्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर, यानी कि जिसका मतलब होता है यहाँ पर बुरा स्टार। ठीक है, वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में अगर हम बात करें तो आपदा का जो शब्द है इसको हम प्रयोग करते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं के लिए। जैसे मान के चलिए आप अपने नॉर्मल दिनों में या नॉर्मल समय में आप जो है बोलते हो आपदा, तो आपदा शब्द से हमें पता चल जाता है कि या तो प्राकृतिक कोई घटना हुई है या तो मानव निर्मित कोई घटना हुई है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन आ जाती है कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है नुकसान हुआ हो, जैसा कि यहाँ पर ऐसा होता भी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, देखिए जब भी आप यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हो तो डेफिनेशन देते समय एक प्लस पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप किसी चीज़ के अनुसार करके वहाँ पर जो है डेफिनेशन दोगे तो वहाँ पर आपका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर, हाईलाइट और ऐसा लगेगा कि आपको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार आपदा का अर्थ, ऐसे एक और बताऊंगा मैं आपको। तो अगर ऐसे ही आपको परिभाषा पूछी जाए और ऐसे करके आप देते हो तो आपके वहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट जो है यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ पर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपदा का अर्थ होता है कृषि क्षेत्र में मानव या प्राकृतिक कारणों से पैदा हुई किसी प्रकार की तबाही। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपदा का क्या अर्थ होता है कि कृषि क्षेत्र में मानव से रिलेटेड प्राकृतिक कारणों की वजह से कोई तबाही मची हो, कोई दुर्घटना हुई हो, जिसकी वजह से क्या है मानव जीवन को और पर्यावरण को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। ठीक है, इसके 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार जो है ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे सामने, वो डेफिनेशन है 2009 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के अनुसार। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए आपदा का यहाँ पर जो है क्या मतलब निकलता है। तो आपदा का यहाँ पर मतलब निकलता है अचानक से घटित हुई कोई घटना। ठीक है, यानी अचानक से आ गई कोई घटना, उसके बारे में जो भयंकर रूप से समाज की कार्यप्रणाली, यानी कि समाज में जो भी कार्यप्रणाली चल रही है उस समय में उसका नाश कर देती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी कार्यप्रणाली जो है यहाँ पर चल रही है, समाज में सारे काम चलते रहते हैं आपको पता है, और वो यहाँ पर अचानक से तहस नहस हो जाता है, उसका नाश कर देते हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और पर्यावरणीय नुकसान हो जाता है, तो हम वहाँ पर उसको आपदा जो है बोल देते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ के अनुसार जो हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन दे दी है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं प्रकार के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप प्राकृतिक आपदाओं के अलग अलग प्रकार की भी यहाँ पर चर्चा कीजिए। तो अब हमारा अगला स्टेप ये बनता है कि हम यहाँ पर इनको प्रकार बताएं। तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो है आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बताएंगे और उसके बाद जो है हम इसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले हमने भूकंप लिया है, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट, उसके बाद भूस्खलन, उसके बाद सुनामी, उसके बाद हिमस्खलन, उसके बाद बाढ़, उसके बाद सूखा और उसके बाद महामारी। ठीक है, और इन सभी को हम क्या है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफाइन करेंगे
और आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से जो है यहाँ पर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखा आपने, शुरुआत में हमने परिभाषा लिखी और अब हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भूकंप। भूकंप के बारे में आप सभी को पता है। भूकंप, जैसा कि हम सभी को इसके बारे में पता है, भूकंप से काफ़ी तबाही होती है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक जो प्लेट होते हैं उनके टूटने के कारण यहाँ पर जो है भूकंप पैदा होता है। और जब नीचे कुछ हलचल होती है, ठीक है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उनके दरार के कारण भूमि पर यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर क्या, यहाँ पर जो है इमारतें गिर जाती है। ठीक है, और इससे ऊपर वाली परत पर रहने वाले लोगों को काफ़ी यहाँ पर हानि होती है। ठीक है, हम भूमि पर रहते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, इसका जो रिएक्टर स्केल है, आपको पता है भूकंप को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो 6 या उससे अधिक होता है तो इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, यहाँ तक सिंपल है भूकंप के बारे में। अब यहाँ पर समझिए आप ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा, आपने कार्टून में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में जो है बताया जाता है, आपने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं होते, होते हैं अलग अलग देशों में होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो ये पहले के समय में ज़्यादा आते थे और हमने इसे ज़्यादातर कार्टून में, मूवीज़ में देखा है। ठीक है, ज्वालामुखी का जो लावा है वो 10 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक जो है फैल जाता है जब ये फटता है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भूस्खलन की। ठीक है, तो भूस्खलन से भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि भूस्खलन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो भूमि है वो खिसक गई। ठीक है, यानी कि जो मृदा है वो खिसक गई। मृदा यानी मिट्टी के खिसकने के कारण और चट्टान के नीचे गिरने की वजह से ही यहाँ पर भूस्खलन आता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कोई पहाड़ी इलाके पे आप जा रहे हो थोड़ा सा, और वहाँ पर क्या है, थोड़ी यहाँ पर जो है कुछ मिट्टी जैसी चीज़ें, जैसे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ से आपका जो रोड है वो जा रहा है, तो भूकंप होता है। भूकंप के कारण ही क्या होता है, मिट्टी वगैरह जो है यहाँ पर गिर जाती है, या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी क्या है यहाँ पर गीली हो जाती है और फिर वो गिर जाती है और रोड यहाँ पर जो है ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति आपने देखी होगी। तो भूस्खलन वही होता है और ये तब आता है जब तेज़ वर्षा होती है। ठीक है, तेज़ वर्षा होगी तब भी ये हो जाता है, मिट्टी खिसक जाती है अपनी जगह पे से, और भूकंप आता है तब भी ये होता है। इसका अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कहाँ पर कौन सी मिट्टी खिसकेगी और कहाँ पर भूस्खलन आएगा, इसका पता लगाना यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सुनामी की। तो सुनामी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि सुनामी क्या होता है। ठीक है, सुनामी जो है हमेशा वो समुद्र में आता है और इन समुद्री तरंगों की जो तीव्रता है वो 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, सुनामी की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर तबाही मचती है। ठीक है, सुनामी जो है वैसे हर एक जगह नहीं आता है, समुद्र के जो आसपास वाली जो जगह हैं, ज़्यादातर वही जगह इन सब चीज़ों से जो है ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सुनामी का प्रभाव क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, सुनामी भी कई कारणों की वजह से आता है। देखिए, अब जो सुनामी है उसके भी कुछ कारण होंगे, जिन कारणों से यहाँ पर जो सुनामी है वो आएगी। तो क्या कारण है सुनामी आने के? सुनामी आने के भी यहाँ पर जो कारण है वो है भूकंप या जल विस्थापन। ठीक है, तो ये सारी बातचीत है। सुनामी आने की वजह से क्या है, जो उसके नज़दीक वाली जो जगह होती है उस पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है और वो जगह जो है यहाँ पर तबाह हो जाती है, वहाँ पर मानव जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, सुनामी जैसे मान के चलिए ये कोई बीच वाली जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समुद्र है। ठीक है, और यहाँ पर जो है होटल है, लोग हैं अपनी समर वेकेशन की छुट्टियाँ मना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जब सुनामी ऐसे करके आएगी तो इन क्षेत्र को जो है, ये होटल वगैरह जो है यहाँ पर सारे के सारे तबाह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे हिमस्खलन। तो जिस प्रकार से यहाँ पे भूस्खलन में जो मृदा है वो खिसक जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर हिमस्खलन में क्या होता है, पर्वतों के गिरने का यहाँ पर जो है खतरा रहता है। जो पर्वत के ऊपर जो बर्फ़ वगैरह होती है वो नीचे की तरफ गिरती है, और वो गिरती तो बहुत छोटे रूप में है, लेकिन वो जो है लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद उसके जो आसपास की जो जगह होती है, उसके जो आसपास अगर कोई घर वगैरह होता है तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचता है।
ठीक है। तो हिमस्खलन में देखते हैं, देखिए पर्वतों से गिरने वाली बर्फ़, मैंने आपको बताया ये जो बर्फ़ है ये पर्वतों से गिरती है, तो बर्फ़ को ही यहाँ पर हिमस्खलन कहा जाता है। पर्वतों से चट्टान और मिट्टी के मिश्रण खिसकने लगते हैं, ठीक है। अगर देखिए वहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ पे से कोई पर्वत का टुकड़ा ही छोटा सा जो है पत्थर का टुकड़ा गिरा, या क्या कहते हैं बर्फ़ का टुकड़ा नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हुआ, तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके मिश्रण भी हो सकते हैं, वो गिरता है, जब वो नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसे हम हिमस्खलन कहते हैं। और इससे भी क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। अब हिमस्खलन आता क्यों है, उसका भी कारण यहाँ पे भूकंप है। जैसे भूकंप हुआ मान के चलिए, तो ऊपर से जो है वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो गिरेंगी, ज्वालामुखी विस्फोट भी जो है इसका कारण है वो होता है, ठीक है। आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बाढ़ की। तो बाढ़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। बाढ़ जो है आपने आजकल में भी सुना होगा, वहाँ पर जो जगह होती है अपनी साउथ में, वहाँ पर जो कई जगहों पर जो है बाढ़ वगैरह जो है वो आती रहती है। तो बाढ़ की आने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वो नुकसान होता है। जो जलाशय हैं, जो नदियाँ हैं, जो बांध वगैरह है, उनके टूटने के कारण से भी बाढ़ आता है, ठीक है। अब देखिए बाढ़ जो है कैसे आता है, तो बाढ़ का मतलब है कि कहीं पर या तो पहले से ही कुछ पानी वाला सिस्टम है जहाँ पर पानी क्या है ओवरफ्लो हो गया, और जिसने उस पानी को बांध के रखा हुआ था। अब देखिए जैसे मैं आपको बांध का एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे ये बांध है और इसके उस साइड क्या है, उस साइड कोई नदी है जिसको इस बांध ने क्या है पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस तरफ आने नहीं दे रहा। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर थोड़ा सा भी टूटता है अगर ये बांध, ठीक है, तो पानी यहाँ से नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, इस तरफ आना शुरू होगा, और ये छोटी सी जगह जो टूटी है बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद जो है मिट्टी खिसकते खिसकते यहाँ पर जो है वो पूरा पानी जो है यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी इसके नज़दीक वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत भयानक जो है बाढ़ आएगी, और जो है पानी भर जाएगा 10 फीट 15 फीट ऊपर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद क्या है वहाँ पर उसके जो नज़दीकी इलाके होंगे वहाँ पर जो है पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा, ठीक है। तो बाढ़ आने के मुख्य कारण यही है, क्या है, अत्यधिक वर्षा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर वर्षा होती है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हो, या तूफ़ानी लहरें आ रही है। तो तूफ़ानी लहरें भी जब आती है ना, जिस समय लहरें तो अपनी चल रही होती है नॉर्मल, लेकिन जब तूफ़ानी लहरें आती है उसमें तूफ़ान की पावर मिक्स हो जाती है, तो फिर भी वो बांध को तोड़ देती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सूखा की, ठीक है। तो सूखे की वजह से भी मानव जाति को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और जो सूखा आने के कारण है उसमें लोगों की ही गलती होती है यहाँ पर, उनकी लापरवाही की वजह से, उन्होंने जो है जल प्रबंधन अच्छे से नहीं किया होता है, उसकी वजह से ज़्यादातर जो है यहाँ पर मनुष्य की गलती होती है। कई बार क्या होता है मौसम ही ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत दिनों से बारिश नहीं होती, उसकी वजह से भी सूखा आ जाता है। तो सूखा आने से भी मानव जाति को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। अगर निरंतर पानी की कमी हो, मतलब पानी की कमी हो बहुत दिनों से, तो सूखा पड़ जाता है। इसके यहाँ पर कारण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो वो कारण यहाँ पर अपर्याप्त जल प्रबंधन, यानी कि अच्छे से जल का प्रबंधन ना किया गया हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ना किया हो। तकनीकी लापरवाही, किसी प्रकार की तकनीकी लापरवाही की गई हो, उसकी वजह से भी यहाँ पर, ठीक है, तकनीक भी हो सकती है इसके कारण, लापरवाही बरती गई हो चीज़ों में, तो वहाँ पर जो सूखे का कारण बन जाती है, ठीक है। सूखे के कारण भी क्या है मानव जाति को और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। महामारी के बारे में हम सभी जानते हैं, महामारी क्या होता है। महामारी एक तरह का यहाँ पर क्या है संक्रमण है, जो असामान्य से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कोई नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या है वो उतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा, लेकिन महामारी आ रही है, इसमें कुछ ऐसी वायरस फैल गए तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। महामारी का शिकार जो है वो मानव भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, ठीक है। ये जो कोविड आया था ये भी अपना महामारी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो महामारी के भी कई रूप हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, त्वचा रोग हो गया, ठीक है, अपना कोविड हो गया, कोविड-19 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ख़त्म हो गया है, और फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होने से आपको जो एक फॉर्मेट पता चल गया कि हम किस हिसाब से, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको किस हिसाब से लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था कि आपदा को परिभाषित कीजिए
और प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो पहले हमने आपदाओं को परिभाषित किया, अपने शब्दों में किया, फिर हमने किसी के अनुसार किया। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं बताएं कि 1 2 3 4 इतने होते हैं। उसके बाद उन सभी पॉइंट को हमने वहाँ पर कर दिया डिफाइन। ठीक है, उसी तरीके से हमारा ये यहाँ पर आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो अब इस दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर सेम टू सेम जो है करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके, वो पहला वाला और ये दूसरा वाला ईजी है। इसके बाद वाला जो है उसमें बच्चे जो है यहाँ पर फंसते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जो है पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर इसका जो उत्तर है वो आपको देंगे। ठीक है, तो मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये सिंपल है, इसमें हमसे पूछा है मानव निर्मित आपदाओं के बारे में और उसके अलग अलग प्रकारों की व्याख्या करने के लिए बोला है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमसे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछा था। ठीक है, और उसमें हमसे डेफिनेशन भी मांगी थी, तो हमने डेफिनेशन वहाँ पर देने में मेहनत की थी। लेकिन इसके अंदर हमसे सिर्फ प्रकार पूछा है, तो इसके फिर भी हम इसमें क्या है, मानव निर्मित आपदाओं का थोड़ा सा बता देंगे कि मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है। उसके बाद इसके प्रकारों के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मानव निर्मित आपदाओं के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बता देंगे। ठीक है, वैसे कि हमसे क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा गया है मानव निर्मित आपदा की परिभाषा बताने के लिए, लेकिन फिर भी जब हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम उस क्वेश्चन को छू रहे हैं, तो हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है उसके बारे में बता देंगे कि मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है। तो मानव निर्मित आपदाएं आप सभी को पता है वह आपदाएं होती है जो मनुष्य की वजह से पैदा होती है। यानी कि इस आपदा का जो मेन कारण है वो मनुष्य है, मानव है। हमारी गलतियों की वजह से ही ये जो आपदाएं हैं वो यहाँ पर पैदा होती है। और प्राकृतिक आपदाएं इससे बिल्कुल अलग होती है, उसमें प्राकृतिक का योगदान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ बातचीत है। जैसे कि मनुष्य की किसी प्रकार की लापरवाही हो गई, उसी की वजह से जो ये आपदाएं हैं ये यहाँ पर अपनी पैदा होती है। ठीक है, मनुष्य ने किसी ऐसे खतरनाक उपकरण का इस्तेमाल किया हो गलत तरीके से, उसकी वजह से भी जो है ये आपदाएं यहाँ पर पैदा होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है ऐसी आपदाएं जो मानव निर्मित हो, जैसे कि सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना। ठीक है, ये सभी जो दुर्घटनाएं हैं ये मानव निर्मित है। ठीक है, क्योंकि सड़कें हम बनाते हैं, जो गाड़ियां हैं वो हम बनाते हैं, गाड़ियों को तेज़ भी हम चलाते हैं, तो जो ये दुर्घटना हुई ये भी हमारी वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट इसके प्रकार के। ठीक है, इसमें हमने परिभाषा में जो है ज़्यादा समय व्यतीत इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो अब हमसे जो है सीधा सीधा यहाँ पर जो है इसके प्रकार पूछे गए हैं, तो हम जो यहाँ पर इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में जो है हम यहाँ पर जो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इसमें किसकी बात करी है, सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की है अकाल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बात की है विस्थापित आबादी के बारे में, और उसके बाद हमने बात की है यातायात दुर्घटना के बारे में, औद्योगिक दुर्घटना के बारे में और आग से होने वाली दुर्घटना के बारे में। अकाल के बारे में आपको पता है अकाल क्या होता है। प्राकृतिक आपदा में हमने सूखा पड़ा था। ठीक है, तो जब बहुत दिनों तक सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पर क्या है, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है, तो अकाल आ जाता है। विस्थापित आबादी किसी कारण की वजह से, चाहे वो किसी प्रकार का युद्ध हो रहा हो या कुछ हो रहा हो जिससे आबादी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए। यातायात दुर्घटना आपको पता है, रेल की पटरी से जो है रेल नीचे उतर जाती है वो दुर्घटना, कार का एक्सीडेंट हो जाता है वो दुर्घटना। औद्योगिक दुर्घटना यानी कि उद्योग से, फैक्ट्री वगैरह से किसी प्रकार की दुर्घटना, और आग से होने वाली दुर्घटना ये तो आपको नाम से पता चल रहा है। तो इन सभी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकाल के बारे में। तो अकाल जो है खाने पीने की वस्तुओं की कमी और सूखा पड़ने की वजह से जो है ये एक आपदा उत्पन्न होती है जिसको यहाँ पर हम अकाल बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था प्राकृतिक आपदा वाले में कि ये जो अकाल है ये ज़्यादातर यहाँ पर मनुष्य की गलतियों की वजह से होता है। ठीक है, मनुष्य चीज़ों को सही से अगर नहीं वहाँ पर करते हैं, देखते हैं और ध्यान नहीं दिया जाता है जब उस इलाके पे, तब यहाँ पर अकाल की स्थिति जो है वह पैदा होती है, और कभी कभी प्राकृतिक की वजह से भी होता है। ठीक है, तो अकाल एक गंभीर समस्या है, इसलिए यहाँ से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, ये जगह छोड़कर यहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती करना है वो भी यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। अकाल की वजह से कुपोषण होता है और लोगों में कई कई प्रकार के जो यहाँ पर रोग है वो यहाँ पर उत्पन्न जो है वो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अकाल यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर विस्थापित आबादी के बारे में। ठीक है,
तो विस्थापित आबादी क्या होता है? विस्थापित आबादी का मतलब है कि वह आपदा जिसमें लोग जो है अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे निवास स्थान पर चले जाते हैं और निवास स्थान पर दूसरे निवास स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है, जैसे मान के चलिए बाढ़ आ गई बहुत तगड़ी, भूकंप आ गया बहुत ज़्यादा, जिससे उनके जो घर वगैरह है वो टूट जाएंगे। तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? फिर ऐसे में उनको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जानी पड़ेगी, या सरकार उनके लिए नई जगह जो है वो वहाँ पर दिलाएंगे, उसका प्रबंध कराएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होंगी। विस्थापित आपदा का कारण है प्राकृतिक आपदा या सैन्य संघर्ष। जैसे मान के चलिए इसका कारण क्या क्या हो सकता है? कारण हो सकता है प्राकृतिक आपदा। मान के चलिए किसी प्रकार की कोई खतरनाक प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ हो जाता है, तो ये यहाँ पर ये आ जाता है। दूसरा है यहाँ पर सैन्य संघर्ष। तो सैन्य संघर्ष जैसे कि मान के चलिए ये सब जगह नहीं होता है, ये ऐसी जगह पे होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है कोई ऐसी जगह है जो किसी देश के बॉर्डर के आसपास मिल रही है। ठीक है, और हमें क्या है उस देश से यहाँ पर जो है लड़ाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उस जगह के लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा जहाँ जो इस बॉर्डर के पास रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा विस्थापित आबादी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यातायात दुर्घटना। तो यातायात दुर्घटना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सभी को पता है, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि यातायात के अंदर में यहाँ पर दुर्घटना, इसके अंतर्गत क्या है किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, चाहे वो हवाई जहाज वाली दुर्घटना हो, चाहे वो नाव वाली दुर्घटना हो, चाहे वो रेलगाड़ी वाली कोई यहाँ पर दुर्घटना हो, चाहे वो रेल से संबंधित कोई दुर्घटना हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, रेल से संबंधित कोई दुर्घटना जो है यहाँ पर हो सकती है। इसमें सभी दुर्घटना को यहाँ पर जो है लिया जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर एक बात मैंने आपके लिए लिखा था नोट करके कि देखिए, अगर आपको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव निर्मित आपदाओं के बारे में, तो आप जो है यातायात दुर्घटना करके एक पॉइंट बना दीजिए, अगर इतने सारे आपको पॉइंट आते हैं तो। नहीं तो आप यहाँ पर सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना अलग अलग करके भी हेडिंग बना सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है और पॉइंट समझ मतलब नहीं आ रहा ध्यान में, तब आप ऐसा कर सकते हो। नहीं तो यातायात दुर्घटना के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अगर आप इसको अलग करोगे तो आपको वहाँ पर जो है नंबर मिल भी सकते हैं और वहाँ पर आपके नंबर कट भी सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इनको जो है यहाँ पर लिख सकते हो हेडिंग बना के। ठीक है, तो ये आ गया आपको। तो उसके बाद जो है यातायात दुर्घटना के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना। तो यातायात दुर्घटना आपको आगे समझ में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं औद्योगिक दुर्घटना। तो औद्योगिक दुर्घटना क्या होती है? उद्योग से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई, रासायनिक दुर्घटना है या परमाणु विस्फोट वाली कोई दुर्घटना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपना औद्योगिक दुर्घटना में आएगी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर किसी पदार्थ का रिसाव हो गया, या आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्री वगैरह होती है उसके अंदर जो है ऐसी गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करती है। आपने देखा होगा फैक्ट्री के अंदर लापरवाही होने की वजह से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हो सकता है कि कोई बारूद बनाने वाली कंपनी हो, उसमें विस्फोट हो गया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आग जो है जल्दी पकड़ लेती है तो उससे आग लग गई हो। तो इस प्रकार की जो दुर्घटना है वो यहाँ पर औद्योगिक दुर्घटना के अंदर में यहाँ पर शामिल किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर 5वां पॉइंट है, जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकता है, जो कि है आग से होने वाली दुर्घटना। ठीक है, तो आग से होने वाली दुर्घटनाएं कौन सी होती है? आग लगने की वजह से भी बहुत सारी जो है यहाँ पर नुकसान होता है, भयानक नुकसान होता है। आपको पता है बड़े पैमाने पर अगर आग लग जाती है, जैसे मान चलिए जंगल में आग लग जाती है, तो वहाँ पर आपको पता है जंगली जानवरों का नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। ठीक है, और मान के चलिए फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा जो है सामान का नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान होगा, वहाँ पर लोगों की जान का भी नुकसान हो सकता है, जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आग लगने की वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है, जिसके कारण लाखों लोग मर सकते हैं, करोड़ों की संपत्ति जो है वो नष्ट हो सकती है, तबाह हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। वनों में आग लगने की वजह से क्या हो सकता है? बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, पेड़ भी हमारे जो है वहाँ पर ख़त्म होंगे, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है गैस निकलेगी तो उससे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान होगा। यानी आग से होने वाली भी कई सारी दुर्घटनाएं हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको समझ में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है आपदा तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपदा तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर फंस सकते हैं।
कि उनको यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि देखिए आपदा आती है, ठीक है, आपदा तैयारी कैसे करते हैं, आपदा तैयारी क्या होता है और आपदा तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपदा तैयारी हम किस लिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों की वहाँ पर जान बचाई जा सके। आपदा जैसे मान के चलिए हमें पता चल गया, हमने अनुमान लगा लिया कि किसी जगह पे वहाँ पर जो है भूकंप आने वाला है, ठीक है, तो हम क्या है उसके नुकसान को कम करने के लिए जो भी उपाय हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई खतरा उसके बारे में लोगों को समझा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और क्या होता है जब कोई आपदा आती है तो हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में अचानक से बहुत ज़्यादा लोग दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर क्या है जो डॉक्टर है उनकी कमी पड़ जाती है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को आप पहले से मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जैसे मान के चलिए कोविड-19 आया तो हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ही अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो अगर मान के चलिए हमें पहले से ही पता चल जाता कि ये आपदा आने वाली है या हम अनुमान लगा लेते तो हम उस चीज़ को मजबूत करते हैं, जबकि बाद में थोड़ा बहुत जो है वो किया भी गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखना है आपदा तैयारी के अंदर में, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपदा तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो हम सभी को पता है, महत्वपूर्ण है ही, और चर्चा कीजिए, ठीक है। 20 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है हम इसका यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम बताएंगे आपदा तैयारी के बारे में, ठीक है। तो आपदा से होने से पहले की गई तैयारी और उपाय को यहाँ पर जो है आपदा तैयारी कहा जाता है, ठीक है। अब जो है आपदा से पहले आपको पता चल गया, आपने अनुमान लगा लिया और उससे पहले क्या है आप उसकी तैयारी कर रहे हो, उससे उपाय कर रहे हो। जैसे मान के चलिए उस आपदा से हम नहीं बच सकते तो उस कैसे उपाय किया जाए कि जो खतरा है वो कम से कम हो, जो नुकसान है वो कम से कम हो, ठीक है, वो करना है यहाँ पर। आपदा तैयारी वास्तव में व्यक्तियों, समुदाय और सरकारों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए आपदा तैयारी सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग हैं, जब मामूली जनता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है वो, समुदाय के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए ये काम किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, तो उसके लिए इसको यहाँ वो जो प्रभाव होगा उस आपदा से, जो भी प्रभाव होगा उसको कम करने के लिए, उसको उपाय करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए ये काम यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जिससे जो है आपदा की तैयारी यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर आपदा की तैयारी महत्वपूर्ण है वह है लोगों की जान बचाना। सबसे प्राथमिक उद्देश्य तो यही होता है, ठीक है। तो आपदा तैयारी का जो सबसे प्राथमिक, सबसे पहला उद्देश्य होता है वो होता है लोगों की जान बचाना। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर जो है अनुमान लगाया आपने, तो वहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस जगह को वहाँ पर से खाली करवाना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग रहते, तो मैक्सिमम लोगों को वहाँ से खाली करवाना और वहाँ पर उनकी जान बचाना, ठीक है। पहले से चेतावनी दे देना, ठीक है, निकास की योजना बनाना, ठीक है। आप वहाँ पर बताओगे कि कैसे जो है वो लोग वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, कैसे वो वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की वहाँ पर कमी है, कोई बुनियादी चीज़ की यहाँ पर कमी है तो वो वहाँ पर उसको उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इससे क्या है कि नुकसान को काफ़ी हद तक यहाँ पर कम किया जा सकता है। देखिए एक कुछ आपदाएं होती हैं, उस आपदाओं से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे आपदा को ख़त्म कर दें या पूरी आपदा को रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम उस आपदाओं के नुकसान को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो वही देखिए यहाँ पर नुकसान को कम करने की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है तो उसको यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाना, घर हो, काम काज, ठीक है, जो व्यवसाय वगैरह होते हैं। उसके बाद पर्यावरण को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अब देखिए जब आपदा आएगी तो सब चीज़ों को नुकसान पहुँचता है। घर जो बनाया होता है लोगों ने वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, दुकान ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और पर्यावरण भी यहाँ पर जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो तैयारी के उपाय, अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, हम भूकंप का सामना कर रहे हैं तो उसके लिए हम भवनों का निर्माण करवाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमें पता है भूकंप आता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो पहले से भवन अच्छे बनाए जाएंगे, उनकी जो बेस है उनको मजबूत बनाया जाएगा, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण प्रणाली को लागू करना है वहाँ पर, तो जो है उसके बारे में जो है वहाँ पर काम करेंगे हम। अगर हम आग से रिलेटेड किसी चीज़ को यहाँ पर वो कर रहे हैं, उससे परेशान हैं,
हमें लग रहा है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है आग से रिलेटेड परेशानी आती है, घटना आती है, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम मजबूत करेंगे, उन रणनीतियों को वहाँ पर मजबूत करेंगे, यानी कि नुकसान को वहाँ पर कम से कम करेंगे, जिससे क्या है वहाँ पर ज़्यादा जो है आर्थिक तौर पर नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है अपना नुकसान को कम करना। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर लोगों को शिक्षित करना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, अगर हमें पता है कि उस एरिया में जो है ज़्यादा भूकंप आता है या भूकंप आने की संभावना है, तो वहाँ पर लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उन्हें ये बताओगे कि जो है अगर भूकंप आता है तो आप भूकंप से कैसे बच सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल लाइन में जाना है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब भी कोई आपदाएं होती है ऐसे अचानक भूकंप की तरह, तो क्या होता है भूकंप से कम लोग मरते हैं लेकिन वो भगदड़ में ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो वहाँ पर शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर भूकंप होता है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स आपको पता है हमें स्कूल में भी सिखाए गए हैं कि आपको किसी मजबूत चीज़ के नीचे जो है वो चले जाना है या अपने सर को कवर करना है, अपने सर को बचाना है। ठीक है, जैसे कि हमें स्कूलों में बताया गया था कि हमें अपने डेस्क के नीचे छुप जाना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें। या अगर हमें बाहर भी निकलना है तो आप जो लाइन से निकल लीजिए। लाइन से निकलोगे आप तो आराम आराम से जो है धीरे धीरे भी लाइन में अगर हम निकले तो हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मान के चलिए बहुत तेज भूकंप आया और आपने भगदड़ मचा दी पूरी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चा भगदड़ से भी नुकसान हो सकता है, उसको ज़्यादा हो सकता है कि वो जीने से गिर जाए, ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पर शिक्षित करना जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो ज़रूरी हो जाता है कि किस कंडीशन में कैसे काम करना है, तो उससे कम यहाँ पर जो है वो नुकसान हो सके। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपदा तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, समुदाय के लिए, व्यक्ति के लिए। इसकी हमने बात कर ली। इसमें लोगों को क्या है, अगर हम सिखा देते हैं तो खतरा जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं जिनको पहले से इसके बारे में पता है, एक तो वो पैनिक नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है उस चीज़ की, पहले से आपने प्रैक्टिस करी है, तो वहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैनिक नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है वहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो काम कर पाएंगे, अगर पहले से इसकी तैयारी कर रखी है। और इस तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जागरूकता फैलाना और पहले से शिक्षित करना इस चीज़ के बारे में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे क्या है, खतरा कम से कम होगा। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, हम आपदाओं से अच्छी तरीके से निपट पाएंगे, अच्छी तरीके से यहाँ पर उभरने में हमें क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। ठीक है, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव को यहाँ पर कम किया जा सकता है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ को कम करना। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरुआत में थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है, तो एक इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है, जिससे आप देखोगे कि हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। ठीक है, अस्पतालों की कमी हो जाती है, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी हो जाती है, इन सभी सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट पड़ता है, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर तैयारी कर रखी हो पहले से ही, तो उस समय क्या होगा, जैसे कि डॉक्टरों की वहाँ पर वृद्धि करा दीजिए। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले से ही आप डॉक्टर की अरेंजमेंट करा दीजिए। ठीक है, वहाँ पर जो है डॉक्टर के सामानों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पर पूरा करवाइए। ठीक है, और जो भी चीज़ों की कमी है उसकी मांग में वृद्धि कराइए। तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा सही रहेगा, और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ पर जो है समय पर सारी जो चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एकदम से हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ नहीं पड़ेगा, पहले से ही तैयार रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, जो कि है आपदा को परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिए अलग अलग करके। देखिए इसमें आपदा को परिभाषित कीजिए नंबर 1, उसके बाद प्राकृतिक आपदा के बारे में और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको 2 चीज़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कि आपदा की परिभाषा, क्योंकि पूछा गया है तो आपदा की परिभाषा लिखोगे। दूसरा यहाँ पर बताओगे हेडिंग डाल के प्राकृतिक आपदा क्या होती है उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, और या तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये तो हो गया आपका हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट लिखने का, और एक हो सकता है अभी मैंने आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर में बता दिया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको आपदा के बारे में बता दिया, मैंने आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में बता दिया, और मैंने आपको मानव निर्मित आपदा के बारे में बता दिया। तो इन सभी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बिना हेडिंग के भी लिख सकते हो थियोरी में,
जो यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें अभी क्वेश्चन आंसर में ही कवर करा दी, और वो 2 क्वेश्चन आंसर करके आप ये तीसरा क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर, वो 2 क्वेश्चन आंसर जो अलग अलग थे उनको मिक्स करके आप ये तीसरा क्वेश्चन आंसर बहुत प्यार से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थ्योरी की तरह बताऊंगा, मतलब कि इसमें आपको बताऊंगा बिना हेडिंग वाला, मतलब कि हेडिंग का इस्तेमाल ना करके आप जो है ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें भी जो है आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे समझते हैं। यहाँ पर आपदाएं बहुत पुराने समय से ही मानव के इतिहास का महत्वपूर्ण भाग रही है। जो आपदाएं हैं दोस्तों, वो बहुत पुराने समय से ही यहाँ पर मानव के जीवन में आती रही है। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आती थी। ठीक है, और जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो थोड़ी कम आती थी। अब के समय में आप देखोगे तो मानव निर्मित आपदाएं भी जो है वो काफ़ी आती है। तो यहाँ पर मानव ने प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पर जो है बहुत पहले से भी सामना किया है। ठीक है, तो मानव द्वारा निर्मित आपदाएं भी दुर्घटना के रूप में मानव के जीवन में आती रहती है। इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो उसकी वजह से भी कई सारी जो है यहाँ पर जो है मानव ने कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई है जिससे यहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती है, और मानव के जीवन का एक तरह से ये अंग बन गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं की, तो मानव के साथ साथ जो प्राकृतिक वातावरण है उनको भी यहाँ पर जो है बुरी तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं भी, और आपदा एक ऐसी घटना बन गई है जो घटनाओं की एक श्रृंखला है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपदा क्या है, आपदा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी घटनाएं आती है, उस घटनाओं की एक श्रृंखला कह सकते हो आप उसे। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है जनजीवन पर, ठीक है, पर्यावरण पर, जो लोगों की जान है उस पर वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो मंडराता रहता है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं उससे प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है समाज का जो कार्य है उस पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए, जो समाज में आप देखोगे तो कार्य चल रहे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, यानी कि समाज में बहुत सारा काम चल रहा होता है, एक डेली रूटीन जो है वो फिक्स होता है, लेकिन जब भी किसी प्रकार की वहाँ पर आपदाएं आती है तो उस आपदाओं की आने की वजह से वहाँ के जो कार्य हैं उन पर वहाँ पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका जो है डेली रूटीन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आप सुबह उठते हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हो, ऑफिस जाते हो, ठीक है, उसके बाद जो है घर आते हो, तो देखिए सारी चीज़ें व्यवस्थित है, आपका एक डेली रूटीन है, कुछ भी रूटीन हो सकता है इसके अलावा। लेकिन अगर आपदा आती है तो वो आपका जो है वो जो कार्य है, वो जो आप काम कर रहे हो वो प्रभावित हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ऐसे ही लिखा है बिना पॉइंट की तरह। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे वैसे ऐसे ही लिखते हैं। पॉइंट में अगर आपको आता है तो आप पॉइंट में लिखिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ऐसे भी लिया है आपके लिए। तो प्राकृतिक आपदाएं कैसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं की वजह से होती हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर जो है घटनाएं जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो किसकी वजह से होती है, पृथ्वी की जो शक्तियाँ होती है, पृथ्वी की जो गतिशील शक्तियाँ होती है उसी से जो ये आपदाएं हैं ये पैदा होती हैं। और जो मानव होते हैं, यानी कि जो हम होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होते, मतलब उनका जो हाथ है वो नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक आपदाओं में। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती है। ठीक है, जैसे कि एसिड रेन हो गया, तो एसिड रेन जो है वो कब आता है, एसिड रेन के आने के पीछे भी आप देखोगे तो मानव का हाथ है। हम जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह जो है फैलाते हैं, ठीक है, जिससे ऐसी गैसें निकलती हैं, उसी की वजह से जो एसिड रेन जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि मानव का जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है हाथ होता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक आपदाओं के अंदर में प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण अपन सभी को पता है क्या क्या होते हैं। भूकंप होता है, तूफान होता है, बवंडर होता है, बाढ़ होता है, सूखा होता है, जंगल की आग हो गई। ठीक है, जंगल की आग कैसे, जैसे मान के चलिए किसी पेड़ के ऊपर जो है यहाँ पर जो है पेड़ उखड़ गया हवा की वजह से, या आपस में गिर गया तो घर्षण की वजह से आग लग गई, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, हिमस्खलन हो गया,
ठीक है, भूस्खलन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी प्राकृतिक आपदाओं के अंदर शामिल की गई हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं को एक निश्चित सीमा तक भविष्यवाणी या अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं जिनका आप जो है अनुमान लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सटीक सटीक नहीं होता, लेकिन जो है थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हो। उनका समय, तीव्रता जो है ये अप्रत्याशित होती है, यानी कि किस समय पे आने वाला है, किस स्थान पे आने वाला है, एग्जैक्ट चीज़ें जो है वो पता नहीं चलती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो भूकंप, पृथ्वी की प्रकृति में अचानक से ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण जो है ये यहाँ पर आता है, जिसके परिणाम क्या होता है कि जो ज़मीन है वो हिलती है, और ज़मीन पर जो रहने वाले लोग हैं हमारी तरह, उनको जो यहाँ पर नुकसान होता है। जो तूफान और बवंडर है ये कि कैसे आती है, ये वायुमंडल ये घटनाएं की वजह से आती है। जैसे कि आपका जो मौसम है वो चेंज होता है, तो उसी मौसम की स्थिति से जो है यहाँ पर ये उत्पन्न होती है। शक्तिशाली हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ वर्षा आ जाती है, ठीक है, तूफान आ जाता है, तो इन्हीं की वजह से जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राकृतिक आपदाओं का एग्जाम्पल लिया है, तो आप देखोगे प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद बाढ़ तब आता है, बाढ़ मैंने आपको बताया कैसे आता है। बाढ़ आता है, कोई बांध वगैरह है वो बांध टूट जाता है, ठीक है, या जल किसी प्रकार की जल निकासी हो रही है और वो अधिक हो जाती है उसकी क्षमता से अधिक। जैसे मान के चलिए बांध है, बांध अगर यहाँ तक पानी रहेगा तो उसकी क्षमता के अनुसार रहेगा, लेकिन अगर यहाँ तक आ गया तो वहाँ पर जो है टूटना ही है उसको, सिंपल सी बात है। अगर वो लेवल से ऊपर चला जाएगा उसका तो वो टूट ही जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है सूखा। सूखा क्यों आता है? सूखा इसलिए आता है कि बहुत कम वर्षा होती है उस जगह पे, जितनी वर्षा की ज़रूरत है उससे कम होती हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, फसलें भी ख़राब होती है, पारिस्थितिक तंत्र पर जो है वहाँ पर बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मानव निर्मित आपदाएँ की। तो मानव निर्मित आपदाएँ अपनी कौन सी होती है? मानव निर्मित आपदाएँ वही होती है जो मानव की वजह से पैदा होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है मानव का प्रत्यक्ष रूप से हाथ होता है। ठीक है, मानव निर्मित आपदा मुख्य रूप से मानव की गतिविधियों की वजह से होती है, और मानव ने किसी प्रकार की कोई गलती की है, उनसे कोई चीज़ जो है वो गलत हो गई है। जैसे मान के चलिए कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर में, वो फेल हो जाए, तो वहाँ से भी जो है आपदा पैदा हो सकती है। वह दुर्घटनाएं हो सकती है, किसी प्रकार की लापरवाही हो सकती है, ठीक है, और जानबूझकर किए गए कार्य भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है आपदाएं आती हैं। ठीक है, संघर्ष हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मानव निर्मित आपदाओं के अंदर में जो है शामिल किया गया। अब हम क्या करेंगे, मानव निर्मित आपदाओं के उदाहरण पढ़ेंगे कि मानव निर्मित जो आपदाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो होती है मानव निर्मित आपदाएं वो दुर्घटना की वजह से आती है। औद्योगिक दुर्घटना हो गई, अपनी फैक्ट्री में किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, परमाणु दुर्घटना हो गई, ठीक है, परिवहन दुर्घटना के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे कि प्लेन आपका जो है उड़ रहा है, प्लेन के अंदर कोई दिक्कत आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, प्लेन जो है वो गिर जाए, तो वहाँ पर जो है विमान दुर्घटना भी मानव निर्मित दुर्घटना के अंदर जो शामिल किया जाता है। ट्रेन की पटरी से उतरना, जो ट्रेन है आपको पता है पटरी से उतर जाती है, या किसी गलती के कारण से दोनों जो ट्रेन है आपस में भिड़ जाती है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। आतंकवादी हमले हो गए, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी जो है मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं, यानी कि मानव की गलतियों से पैदा होते हैं। ठीक है, वनों की कटाई करते हैं हम, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण फैलता है, उसकी वजह से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, तो ये सभी दुर्घटनाओं को मानव निर्मित आपदा के अंदर में जो है शामिल किया जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। अब जो है हम यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन के ऊपर में बात करने वाले हैं। आपके सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को कैसे छांटा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जो है डाउनलोड करके उसमें देखा गया है कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान से आप इनको करने के बाद जो है इनको याद भी कर लेना, इनकी तैयारी भी कर लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के आपदा तैयारी तरीकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा गया कि आपदा क्यों महत्वपूर्ण है, या आपदा तैयारी क्या है, या आपदा तैयारी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है अलग अलग आपदा तैयारी तरीकों की व्याख्या कीजिए, यानी आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर जो है तैयारी, आपदा तैयारी के 3 जो है यहाँ पर प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा लक्ष्य मूलक तैयारी,
ठीक है, जिसमें हम लक्ष्य रखते हैं, ठीक है, उसके मतलब कि एक लक्ष्य, एक प्लान जो है हम वहाँ पर करते हैं। उसके बाद है कार्य मूलक तैयारी, जिसके अंदर हम काम करते हैं, जो हमने लक्ष्य रखा है, जो हमने प्लान किया उसके कार्य के ऊपर में। और उसके बाद है आपदा मूलक तैयारी। तो इन तीनों तरीकों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इन तीनों तरीकों के बारे में जो है हम यहाँ पर अभी आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं आपदा तैयारी के तरीकों की, ठीक है। तो आपदा तैयारी के 3 प्रकार जो है ये यहाँ पर अपने होते हैं। इसका जिक्र मैंने अभी तुरंत आपके सामने किया था। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पर लक्ष्य मूलक तैयारी, ठीक है, पहले से पढ़ेंगे। उसके बाद होता है हमारा कार्य मूलक तैयारी, और उसके बाद होता है हमारा आपदा मूलक तैयारी। तो इन्हीं तीनों के ऊपर जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। इसको हम हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पर बातचीत जो है वो करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखना है लक्ष्य मूलक तैयारी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लक्ष्य बनाएंगे। इसमें जो हम तैयारी करते हैं, योजना बनाते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को तय करते हैं, जिसके ऊपर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम वर्गों पर ध्यान देते हैं कि किस किस वर्ग को कैसे जो है इसमें जो है आपदा के लिए तैयार किया जाए, ठीक है, उनके बारे में, पशुओं के बारे में, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में, जो पशुधन होते हैं हमारे, जो पशु होते हैं हमारे, वो उनके स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, उनके जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके बारे में, उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी तैयारी यहाँ पर जो है वो पूरी की जाती है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें जो है पहला हमने लिया है हेडिंग के अंदर में एक सब हेडिंग, जो कि है हमारा पशुधन तैयारी योजना, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पशुधन के खतरों को शामिल करते हैं। पशुधन की इसमें हम रक्षा करते हैं, जैसे कि हमारे गाय हो गए, ठीक है, जो बकरियां होती है उनकी यहाँ पर जो है वो वगैरह जो की जाती है, रक्षा जो है वो की जाती है। जैसे कि पशु रोग विशेषज्ञ इनको लेकर चलते हैं, कर्मचारी, दवाई, पशु रोग अस्पताल, और इन सभी में जागरूकता फैलाना, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी योजना। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम इनके स्वास्थ्य के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। इस तैयारी के अंतर्गत हम चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी संयुक्त सारे जो कार्य हैं उनको जोड़कर यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। इसमें शामिल होते हैं हमारे समुदाय, ठीक है, कार्य योजना, प्रशिक्षण योजना, और ये सभी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है कार्यमूलक तैयारी। तो कार्यमूलक तैयारी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कार्य से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं वो करते हैं, यानी कि काम करना इसमें जो बेसिकली है वो शामिल है। जैसे पिछले वाले में अपना प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसमें सारी चीज़ों की हम प्लानिंग किया करते थे, पर इसमें उस प्लानिंग को यहाँ पर आजमाया जाएगा, यहाँ पर उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। मैपिंग करना, योजना बनाना, बल निर्माण करना। किसी भी कार्य के लिए हमें बल की ज़रूरत होती है, हमें बंदों की ज़रूरत होती है, हमें ग्रुप बनाना होता है। तो उसी ग्रुप को यहाँ पर बनाना, ठीक है, कार्यबल बनाना, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देना, उसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें उपलब्ध करवाना, ठीक है, और जो भी लोगों की ज़रूरत है उनकी यहाँ पर भर्ती कराना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपना शामिल है कार्यमूलक तैयारी में, ठीक है। इसमें हम शामिल करते हैं प्रशासनिक और नियामक योजना, ठीक है। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो सारे समूह में साथ में चलकर इसमें जो है हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जैसे बीमा योजना, सूचना पहुंचाना, शिक्षा प्रदान करना, उनको जो है ट्रेनिंग देना, ठीक है, और चेतावनी की व्यवस्था कराना। जैसे मान के चलो कि हमें पता चल गया है कि कहीं पर क्या है, वहाँ पर ज़रूरी है चेतावनी देना, ठीक है, उस जगह के बारे में हमने पहले अनुमान लगा लिया है कि वहाँ पर जो आपदा है वो आने वाली है, तो उसकी चेतावनी देना। ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर इसके अंदर जो है वो आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर आपदा मूलक तैयारी, ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट भी, ठीक है। तो आपदा मूलक तैयारी में क्या होता है, आपदा मूलक तैयारी में हम आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो भी उपाय है वो किए जाते हैं। देखिए, आपदा का हम पहले से ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो हम उसे बदल नहीं सकते, हम केवल उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंदाज़ा भी जो है वो पूरा सटीक नहीं लगता है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलती, हमें एग्जैक्ट प्लेस पता नहीं चलता, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, जब हमें अनुमान वहाँ पर लग जाता है तो उस अनुमान के जरिए हम आपदा के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस आपदा से जितनी भी तबाही होगी उस तबाही को कितना कम से कम किया जा सके, उसका जो उपाय है वो इस थर्ड पॉइंट में शामिल है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार अगर आप बात करोगे तो उपाय का जो उद्देश्य था वो था जो भी जोखिम होगा उसके प्रभाव को यहाँ पर कम करना। ठीक है, पहले से ही चेतावनी दे देना। अगर आप किसी बंदे को ये बता दोगे कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की आपदा आने वाली है, चांस दिख रहे, तो उस स्थिति में क्या है, उस जगह पर क्या है, जो तबाही होगी वो कम होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको मान के बताता हूँ, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे मान के चलिए कि हमें पता है कि इस जगह जो है बांध कमज़ोर हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बाढ़ आने की संभावना है। तो वहाँ पर जो है लोग पहले से एक तो मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि वहाँ बाढ़ आने की संभावना है। उसके बाद पुलिस कर्मचारी और जो भी सैनिक वगैरह होंगे वो वहाँ पर जाएंगे और जो है उस चीज़ों को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ बाढ़ आने वाले हैं तो उस जगह को पहले से ही खाली करवा दिया जाएगा, उनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। ठीक है, इसमें अपने दो आते हैं, एक आता है इंजीनियरिंग संरचना जिसमें यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, और एक आता है अपना गैर इंजीनियरिंग संरचना। तो इनके दोनों के बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो इंजीनियरिंग संरचना होती है उसके अंदर क्या होता है, वास्तुकार निर्माण शामिल है, जैसे कि पुलों को बनाना, बांधों को बनाना, भवन को बनाना, ठीक है, मार्ग आदि, इन सब चीज़ के लिए जो है योजना बनाना। इसमें काफ़ी जो है खर्चा होता है, ये काफ़ी खर्चीली योजना है। उसके बाद जो हमारा है गैर खर्चीली संरचना, इसके अंदर में जो है ये थोड़ी कम खर्चीली है। इसके अंदर में आ गया अपना मिस्त्री, कारीगर, बढ़ाई, इन सभी के साथ योजना बनाना और यहाँ पर जो है कार्य को पूरा करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। उस क्वेश्चन में भी जो है काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार लिखना क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपदा के तैयारी करने की व्याख्या बताई गई है कि यानी कि आपदा तैयारी की व्याख्या कीजिए कि किस तरीके से जो है आपदा आएगी तो आप उनकी तैयारी करोगे। ठीक है दोस्तों, सेम यहाँ पर जो अगला आपका क्वेश्चन है, यह आपदा राहत के अंतर्गत किए गए उपाय की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपदा राहत, आपको आपदा के समय में आपको राहत पहुँचाना है, उन राहत पहुँचाने के लिए आप किस किस प्रकार की यहाँ पर जो है उपाय करोगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट की, यानी कि आपदा आ चुकी है, ठीक है, आपदा आ चुकी है, तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, उनके लिए राहत पहुंचानी है, उनके लिए काम करना है, तो इसके लिए वहाँ पर आप निकास प्लान यानी एग्जिट प्लान जो है वो अपनाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है खोज और बचाव करोगे, क्योंकि आपदा के समय में लोग बिछड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, जब आप लोगों को खोज लोगे तो उसके बाद आप उनके लिए आश्रय उपलब्ध कराओगे, आप उनके लिए घर उपलब्ध कराओगे, टेंट की व्यवस्था करोगे, जो भी करोगे। ठीक है, अन्य कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो कराओगे। उसके बाद जो भी लोग मर चुके हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था कराओगे, उनके दफनाने की व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है, उन्हें जलाने की जो भी क्रियाविधि होती है वो सारी चीज़ें करवाएंगे। उसके बाद जो है आप देखोगे दो पशु वगैरह होते हैं जिनके पास भी गाय, भैंस, बैल वगैरह होती है, वो क्या होता है बाढ़ के समय में या ऐसी आपदा के समय में वो छूट जाते हैं। ठीक है, कि उन पे लोग जो है कम ध्यान देते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है अपनी जान बचाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में जो है पशु भी मारे जाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था कराएंगे। तो इन सारे पॉइंट को जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसे जो है इसको हम लिखेंगे, किस तरीके का जो है हम पॉइंट बनाएंगे, उसे यहाँ पर समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपदा राहत के लिए कई उपाय हैं और कई उपाय के साथ साथ हमें अलग अलग प्रकार के कार्य भी करने हैं, और वो जो कार्य हैं वो किस प्रकार के होंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो निकास। जब भी आप देखोगे कि आपदा आ गई है, आपदा से अब हमें जो है यहाँ पर राहत पाना है, उसके लिए उपाय करना है, तो सबसे पहला जो प्रयास होगा आपका वो होगा निकासी। इसमें आपको क्या है, लोगों को आपदा के खतरे से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो जिस भी क्षेत्र में आपदा आई है उस क्षेत्र से आपको लोगों को बचा के सुरक्षित स्थान पर ले जाना होता है। ठीक है, सबसे पहला उपाय तो यही करोगे आप। ठीक है, आपदा के समय में अगर आपको लोगों को राहत पहुंचानी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे निकासी। निकासी के तहत सबसे पहले, ठीक है, यही काम होता है अपना, निकासी करना है। सबसे पहले लोगों
खतरों की जगह से अच्छी जगह पर पहुंचाना है, ठीक है। और अगर जैसे मान के चलिए हमें पहले से ही कुछ अंदाज़ा लग जाता है तो हमें चेतावनी भी दे सकते हैं। हम चेतावनी देना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो निकासी प्रक्रिया को अपनाने के बाद, ठीक है, हमें उनके निकासी प्रक्रिया जिस समय आप कर रहे होंगे उस समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपने जो निकासी, आपको जहाँ पर उनको पहुँचाना है उसकी दिशा आपकी पहले से निर्धारित होनी चाहिए कि आप उन्हें कहाँ पर पहुँचाओगे, ठीक है। कौन सा मार्ग है, किस मार्ग से पहुँचाना है। ऐसा ना हो कि गलत मार्ग से जा रहे हो वहाँ पर भी खतरा हो, ठीक है। निकासी का एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना होता है, ये करना होता है। तो निकासी में आपका ये सारी जो बातचीत है ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है खोज और बचाव। जैसा कि आपको पता है, अगर आप जो है यहाँ पर आपदा आ चुकी है और आपको जो है लोगों को यहाँ पर जो बचाना है, तो आप जो है जो लोग यहाँ पर खो चुके हैं, जो लोग अपने घर से पिछड़ चुके हैं, उन लोगों को ढूंढना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खोज करना बहुत ज़रूरी है, बचाव करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपदा के बाद क्या है, जो भी क्षेत्र है, जो भी आपदा से संबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी प्रक्रिया? खोज और बचाव वाली, ठीक है। ये स्थानीय लोगों द्वारा शुरू की जाती है, यानी कि ये जो काम आप शुरू करोगे खोज और बचाव वाली, ये आप वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ही शुरू कर सकते हो, ठीक है। कैसे शुरू करोगे आप उन्हें? इसके अंतर्गत जो है आपदा में फंसे जो भी लोग हैं, इनके जो फंसे हुए लोग हैं उनको जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर बचाव करवाओगे आप। उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप जो है प्रोवाइड कराओगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कैसे हम प्रोवाइड कराएंगे उनको सारी चीज़ें, वो सब बताते हैं यहाँ पर। इस आपदा में फंसे हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जब भी कोई आपदा आती है तो कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ पर घायल होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं वहाँ पर मर जाते हैं, ठीक है, कुछ बेघर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खोज और बचाव का एक किट होता है, ठीक है। उस किट को लेकर और लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ पर जो है उनको बचाया जाता है, ठीक है। बचाव किट की भी हम बात करेंगे कि बचाव किट के अंदर क्या क्या होता है। पहले हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर किन लोगों की हम मदद लेंगे। तो लोगों की मदद जो है वहाँ पर सबसे पहले तो स्थानीय लोगों से शुरुआत होती है। उसके बाद जो है पुलिसकर्मी हो गए, वहाँ के जो केंद्रीय वहाँ पर जो स्थान है वहाँ पर जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन से बचाव उपकरण इसके अंदर जो है वो होते हैं बचाव किट के अंदर में, ठीक है। तो बचाव किट में ये निम्न सामग्री होनी चाहिए और ये बचाव किट लेकर आप जो है वहाँ पर जाओगे और लोगों को वहाँ पर मदद करोगे, ठीक है। प्रभावित स्थान का निकासी मानचित्र, ठीक है, यानी कि जो भी स्थान वहाँ पर प्रभावित हुआ है आपदा से, यानी कि जिस स्थान पर वहाँ पर खतरा है वहाँ का आप निकासी मानचित्र लोगे कि इस एरिया से ऐसे करके जो है हम वहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद अपना हथौड़ा हो गया, पेचकस हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, गेंती हो गई, रस्सी हो गया, टॉर्च हो गया, बैटरी सेल हो गई, ठीक है। और वो हो गई अपना क्या कहते हैं, जूते हो गए, हेलमेट हो गए, दस्ताने हो गए, ठीक है, और ये मास्क हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपना बचाव किट के अंदर होता है, क्योंकि आप भी पूरी तैयारी करके जाओगे, सारी चीज़ें लेकर जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये होता है बचाव, खोज और बचाव वाला जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो है आश्रय, यानी कि जो लोग हैं वहाँ पर जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा जो है विनाश हुआ है उनके स्थान पर, आपदा ने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो अब जो थर्ड स्टेप है वो है कि हम उनको घर प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो ऐसा ना हो कि हम जो है उनको परमानेंट दे रहे हैं जगह, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि उनको टेम्परेरी घर दिया जा रहा हो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस किस चीज़ों की बात करी गई है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं द्वारा क्या होता है, जब भी प्राकृतिक आपदा आती है या मानव निर्मित आपदा आती है तो वहाँ पर क्या होता है, धन की बहुत ज़्यादा जो है, जन और धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, यानी कि लोगों के जान की बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है हानि होती है, वहाँ पर जो धन संपत्ति की बहुत ज़्यादा हानि होती है, बहुत ज़्यादा जो है व्यापक रूप से, यानी बहुत बड़े रूप से जो है वहाँ पे विनाश होता है। तो इसमें लाखों लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत लोग घायल हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें आश्रय की ज़रूरत होती है। तो एक आश्रय स्थल पर उनको भेजना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपदा पीड़ितों को आपदा के बाद की स्थिति में आश्रय स्थान पर भेजकर उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। देखिए, जो भी आपदा से पीड़ित लोग हैं
उनको क्या करना है, आपदा के बाद, देखिए आपदा हो रही है, आपदा से पीड़ित हो चुके हैं, उनको नुकसान हो चुका है, अब आपदा के बाद आगे क्या करना है, आपको उनको एक अच्छे स्थान पर भेजना है, आश्रय स्थान पर भेजकर उनको बुनियादी सेवाएं यानी कि जो भी बेसिक नीड्स हैं उनकी, वो आप उनको प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, खाना पीना ये सारी जो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कराओगे। अगर घायल हो गए हैं तो डॉक्टर की व्यवस्था। ठीक है, लोगों को अलग अलग सामग्रियों द्वारा निर्मित किए गए आवास स्थल प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए घर आवास कुछ भी हो सकता है, आप उनके लिए टेम्परेरी तंबू का इस्तेमाल वो करवाते हो, उपलब्ध कराते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो रुक सकते हैं टेम्परेरी, तो वो करवाया जा सकता है। फिर बाद में सरकार उनके लिए परमानेंट भी चीज़ें करवा सकती है, वो बाद की बात है। सबसे पहले उनको टेम्परेरी सही सुविधा देके, क्योंकि उस समय वो काफ़ी जो है दिक्कत का सामना कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये सारी जो चीज़ें करवाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर अन्य विकल्प यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि करवाना जरूरी है, उसके बारे में हम बात करें। देखिए, आपदाओं में मनुष्य के साथ साथ जो हानि होती है सबसे ज़्यादा वो होती है पशुधन को, जो हमारे गाय बैल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, इसलिए उनके लिए भी चारे की उपलब्ध कराना, ठीक है, साफ़ सफाई की उपलब्ध कराना, ठीक है, साफ़ सफाई करना, पशु चिकित्सा का यहाँ पर जो है उपलब्ध कराना, जो डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनकी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, उनके लिए भी आश्रय उपलब्ध कराना, उनके लिए भी घर उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें शामिल है इनके लिए हम ये चीज़ का यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं, भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं, पानी उपलब्ध करवा सकते हैं, चारे की सुविधा जो है ये आप यहाँ पर जो है उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान मिलकर यहाँ पर जो है लोगों की मदद करती है। ठीक है, इसमें सरकारी संस्थान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, गैर सरकारी संस्थान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, सब आपस में मिलकर यहाँ पर जो है काम करते हैं। पशुओं के लिए भोजन जो है इकट्ठा करवाते हैं, पानी, चारा, दवाई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, उनकी कोशिश होती है कि ये सुनिश्चित करें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामग्रियाँ प्रदान की जा सकें। ठीक है, यानी कि कम समय में, क्योंकि समय तो कम होता है, समय जो होता है वो बड़ा कठिन होता है उस समय का, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैसे मदद की जाए, उनको कैसे सामग्री पहुंचाई जाए, ये सारी जो बातचीत है वो यहाँ पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है मृतकों का निपटान। ठीक है, तो मृतक शरीरों का जल्द से जल्द निपटान किया जाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो आपदा के समय में जो है लोगों की मृत्यु भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मृत्यु होने के बाद उनका यहाँ पर जो निपटान किया जाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस स्थान के जो रहने वाले लोग हैं, जो उस जगह पर लोग रह रहे हैं, उनको मृतकों के शरीर की दुर्गंध से फैलने से कोई मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावित ना हो, यानी प्रभाव ना पड़े। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको मृतकों के शरीर देख कर ही उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें होती हैं कि वो नहीं देख पाते इस तरीके की हालात को। ठीक है, तो उनको मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इसलिए मृतकों के शरीर का यहाँ पर जो है निपटान कराना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मृतक शरीर को उनके भावनात्मक मूल्य, उनकी गरिमा, उनकी सम्मान के साथ निपटान कराने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले मृतक शरीरों की पहचान की जाती है। देखो, पहले तो आपको पहचान करना है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये है किसका। ठीक है, किस फैमिली से यहाँ पर जो है वो है, इसका जो बंदा है जो भी वो उपलब्ध है वहाँ पर, क्या पता कि वहीं पर हो वो या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है, पूरी परंपरा के साथ उनका जो है यहाँ पे दाह संस्कार की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मृत पशुओं की व्यवस्था। मृत पशुओं की व्यवस्था यानी कि यहाँ पर हमने इंसान की तो बात कर ली, अब जो दूसरे नंबर पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पशु। ठीक है, तो आपदा से जो ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर आपदा आई है उस क्षेत्र से जो है उस जगह से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी स्थान छोड़ने के चक्कर में पशुधन को वहीं छोड़ देते हैं, यानी कि अपने गाय बैल को वहीं छोड़ देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इंसानों से ज़्यादा यहाँ पर पशुओं की मृत्यु जो है वो देखी गई है, इसलिए मृतक पशुओं को दफनाने की व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, वीडियो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी लेंथी जो है वो बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं,
कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी अगले सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। शेयर कर सकते हैं जिसके साथ भी आप जो है पढ़ाई करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।